हेलो गाइस, वेलकम टू टेक पल्ट में आपका स्वागत है। अब निर्भया केस, वो स्टोरी, वो कहानी, वो बेटी देश की, उसके बारे में अब कंटिन्यू करें। छठवा आरोपी जो नाबालिग था, राइट, उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी या फिर वो ज़्यादा समझदार था। उसने उस ट्रांसपोर्ट को छोड़ के दूसरे ट्रांसपोर्ट पर पहुंच गया। पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ना तो उसका चेहरा दिखा था, ना रियल नेम पता था, कुछ नहीं पता था उसके बारे में। ये भी नहीं पता था कि वो नाबालिग है, कैसा है, क्या है ना। अब इसके बाद फिर खोज खबर चालू की, उसके बारे में पता करना चालू किया कि ऐसा लड़का किस ट्रांसपोर्ट में काम करता है, क्योंकि 250 लोग आ चुके थे उसके बारे में पता करने के लिए। 250 लोगों के 250 बसों के मालिक, यानी कि होंगे 50 या उसी की समथिंग। उन लोगों से सबसे पता किया गया। पता करने के बाद एक बंदी ने बोला कि शायद ऐसा लड़का था जिसने वहाँ पे काम किया था, वो नहीं आया है, ट्रांसपोर्ट का मालिक। तो पुलिस वालों की टीम उसके पास पहुँची, उससे बात की इस बारे में। तो उसने कहा कि इस तरह का बंदा एक काम करता था, लेकिन अभी काम कहाँ करता है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ काम किया तो 2 महीने उसके बाद छोड़ दिया था। फिर हो सकता है वो इसका काम करे, वो भी नहीं आया था। उसके पास टीम पहुँची, उससे पता किया, उसने बोला कि हाँ ऐसा का काम करता है। अब इसको रंगे हाथों पकड़ना था, क्योंकि पुलिस वालों को निर्भया के बॉयफ्रेंड या फ्रेंड ने बताया था कि उसकी आवाज़ में अलग कसिक्स थी, अनोखी आवाज़ थी, उसकी बुलाने का तरीका बहुत अलग था, ये सारी चीज़ें यूनिक थी। इस तरह को लेते हुए ये उस बस स्टैंड पर पहुँचे। बस स्टैंड पे पता किया कि इस तरह का कोई लड़का है, किसी को कुछ नहीं पता। देखिए वहाँ पे एक दुकानदार था, दुकानदार को पता था। उसने कहा कि हाँ एक ऐसा लड़का तो आता है सुबह 7 से 6 से 7 बजे के बीच में, और बाद में दूसरा चक्कर भी लगता है उसका। आप लोग सुबह आएँ, सुबह हम उसको पकड़ सकते हैं। पुलिस की टीम उस टाइम चली गई। फिर सुबह अब सब लोग आ चुके थे, चारों तरफ लोग खड़े हुए थे उसको पकड़ने के लिए, और वो दुकानदार भी वहीं पे खड़ा हुआ था। दुकानदार के साथ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले खड़े हुए थे, जनरल ड्रेस में, जो उसको समझ में नहीं आया। उसकी बस आई, उसने बुलाना चालू किया, गुड़गांव 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 गुड़गांव। उसकी यूनिक आवाज़ थी। इस आवाज़ को सुनते ही उस दुकानदार ने बोला कि वो लड़का आ गया, शायद वो सामने खड़ा हुआ है। पुलिस वालों ने एक दूसरे को कॉल किया, संपर्क किया कि इसको पकड़ लिया जाए, धर लिया जाए। तो सभी धीरे धीरे आगे बढ़े और सीधे उसको पकड़ लिया। और सबसे बड़ी बात थी, 7 दिनों के अंदर सारे मुजरिमों को पकड़ लिया गया, और 19 दिन के अंदर 1000 पेज की फाइल, चार्ट फाइल कोर्ट में पेश कर दी गई। सबसे बड़ी जीत थी ये हमारी। इसके बाद सबूत इकट्ठा करना चालू किया, जिसमें फॉरेंसिक साइंटिस्ट का यूज़ किया गया। फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्या होती है? फॉरेंसिक साइंटिस्ट वो चीज़ है कि मुस्लिम के शरीर के दांतों के निशान और उसके निशान को नापा जाता है, देखा जाता है, और फिर उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। यही टेक्निक निर्भया के में यूज़ की गई। निर्भया को जब पटका था, जब गाड़ी से फेंका था, तो उसके शरीर में इतने काटने के निशान थे कि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है किसी जानवर ने नोच डाला हो। लेकिन फॉरेंसिक साइंटिस्ट का यूज़ किया गया। फॉरेंसिक साइंटिस्ट इनके दिमाग में नहीं था, पुलिस वालों के। पुलिस वालों ने बहुत सी इंटरनेट में केसेस फाइल किए, उसमें डेंटिस्ट आया कि इस चीज़ से हम एक सबूत पैदा कर सकते हैं। तो वही हुआ। निर्भया के शरीर को चेक किया गया, उसके जूम करके उस निशान को लिया गया, साथ में स्केल भी लगाई गई कितना बड़ा है, क्या है। अब उसके बाद ये जो 6 आरोपी पकड़े गए थे, इनका प्लास्टर ऑफ पेरिस से जबड़ा बनाया गया, दांत बनाए गए, और उसके दांत के निशान इससे मैच किए गए। और इसमें पहली सफलता हमें
हमें प्राप्त हुई, पुलिस वालों को प्राप्त हुई कि विनय और अक्षय के दांतों के निशान वो उसके शरीर में, निर्भया के शरीर में, देश की बेटी के शरीर में जो काटे दांतों के निशान थे उससे मैच कर दे गई। ये पहला सबूत था। दूसरा सबूत, निर्भया के एटीएम, कपड़े और बैग वगैरह सब मुस्लिम के रंगों हाथ पकड़े गए। यहाँ तक कि उसके जो लड़का था, फ्रेंड था, उसके वॉलेट, उसके कपड़े भी पकड़े गए। कुछ जला दिए थे, कुछ बच गए। ये दूसरा सबूत था। तीसरा सबूत, डीएनए। डीएनए हम लोग कितना भी धोते लेकिन डीएनए साफ़ नहीं होता है। डीएनए एक ऐसी चीज़ है जिसमें शरीर टू शरीर का संपर्क से हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसी ने ही पकड़ाया है, इसी ने ही किया है। तो इसके शरीर का भी चेक किया गया, डीएनए लिया गया और निर्भया का भी डीएनए लिया गया। और उसके बाद फिर सबके सामने आया है कि हाँ, एक सबूत ये हो गया, 3 सबूत हो गए। चौथा सबूत टेक्निकल था। टेक्निकल मीन्स मोबाइल ट्रैकिंग की गई। उस टाइम पर किसके मोबाइल कहाँ कहाँ थे, क्योंकि जीपीएस और इंफॉर्मेशन तुरंत निकल जाती है, हर सेकंड की निकल जाती है। ये 1 सेकंड पहले कहाँ था, इसका मोबाइल कहाँ था। और इन सब के मोबाइल उसी रूट पे चल रहे थे जहाँ पे ये बस चल रही थे। दूसरी चीज़, इन्होंने अपने मोबाइल से एक दूसरे को संपर्क किया था मिलने से पहले, ये भी एक सबूत मिल गया। इन सब के कॉल हिस्ट्री निकाली गई जिसमें पूरा चेक किया गया, है ना। नंबर लोग फेंक देते हैं लेकिन वो नंबर निकाला गया। जब एक बंदे ने, एक 6 में से एक ने अपनी सिम फेंक दी और वो सिम किसी गधे ने अपने मोबाइल पे लगा ली, एक लड़के ने अपने मोबाइल पे लगा ली और उस नंबर को पुलिस वाले ट्रैक कर रहे थे, उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद पुलिस वालों को निश्चित हो गया था क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसकी कॉल हिस्ट्री और उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाली तो वो बिल्कुल शुद्ध निकला, उसने कोई गलती नहीं की है, वो बच के निकल गया। आप लोग प्लीज़ अगर रास्ते में कोई सिम पड़ी है या कुछ भी पड़ी है तो उसको यूज़ ना करें, है ना, वरना आप भी फंस सकते हैं किसी न किसी जुर्म में। इसके बाद ये हो गया। अब इनके पास सारी चीज़ें आ चुकी थी। अब पुलिस वालों के पास सबूत भी आ चुके थे, मुलजिम भी आ चुके थे। लेकिन हमारा जो निर्णय होता है वो कोर्ट करता है। कोर्ट कैसा करता है, क्या करता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसके बाद उस नाबालिग की बात कर रहा हूँ। वो नाबालिग जब उसको पकड़ने के बाद जब उसको देखा गया तो वो नाबालिग निकला, वो लड़का नाबालिग निकला। इस लड़के को मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है नाबालिग का नाम नहीं होता, है ना। जो मुस्लिम होता है उसका नाम नहीं लिया जाता, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उसके बाद कोर्ट में उसकी जब सुनवाई हुई तो उसको नाबालिग सिद्ध किया गया। सिद्ध करने के बाद मैक्सिमम 3 साल की सज़ा उसको दी गई, जो कि सुधार गृह में थी। सुधार गृह में उसने खाना बनाना सीखा और एक एनजीओ के अधिकारी ने बताया कि हमने उसको खाना बनाना भी सिखाया और साथ में उसको नया रूप दिया, नया नाम दिया, उसकी नई पहचान बनाई। और अब वो भारत के दक्षिण में है। कहाँ है ये नहीं पता मुझे, है ना। वो खाना बना रहा है, किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इन लोगों ने कितना टाइम पुलिस में काटा, जेल में काटा। और सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ में इतनी गंदी सज़ा किसी को नहीं मिल सकती जो इन्हें मिली है। वो कैसे? फांसी सज़ा इतनी गंदी नहीं होती। फांसी सज़ा 5 मिनट की होती है, बस लटकाया और जान गई, है ना। लेकिन उसके अलावा आप 8-9 साल डेली सोचते हैं कि आज मुझे फांसी होगी, कल मुझे फांसी होगी, आज मुझे फांसी होगी, कल मुझे फांसी होगी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा जुर्म क्यों किया। वो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी।
मेरे घर वाले क्या सोचते हैं, मेरे बाहर वाले क्या सोचते हैं, ये सारी बात है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये सिद्ध भी हुआ, ये प्रूफ भी हुआ कि उस नाबालिग ने सबसे ज़्यादा दरिंदगी की थी निर्भया के साथ, जो 3 साल में ही बच गया। सबसे ज़्यादा उसी ने की थी। अब आप भी सोचें कि जिसने सबसे ज़्यादा की थी उसको सबसे कम सज़ा मिली, सुधार गृह में गया, वो सुधरा अब कहीं और है। और जिन्होंने कम किया था उनको वो सज़ा मिली है। क्या कहो यार। इस चीज़ को शेयर करें क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हमें देश की बेटी के साथ क्या हुआ था। ऐसा ये पहली बार हुआ था, ये केस पहली बार हुआ था और शायद दूसरी बार हो भी नहीं सकता। इतना घिनौना केस। राइट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है ना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट स्टोरी पार्ट आएगा सबसे पहले आपके पास। बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल पर दबाएं। राइट, थैंक यू।